हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में टेस्ट नंबर 12 कवर करेंगे, जिसमें मुगल काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पर जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मुगल काल में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या फिर महल में विभाजित किया जाता था। ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट के थ्रू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये पूरे ही एक्सप्लेनेशन को क्या कहा जाता था। अगर फैक्ट के रूप में भी आए तो हम यहाँ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। स्टेटमेंट के लिए हम आपको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, ताकि अगर वहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आए तो आप प्रिपेयर रहो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में गांव को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में गांव को बोला जाता था मावदा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुगल काल में गांव को मावदा या फिर डीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसकी दशमलव पद्धति पर आधारित थी? ठीक है, तो यह आधारित थी मंगोलों की पद्धति पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मनसबदारी तथा मंगोलों की मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब का फारसी भाषा में अर्थ पद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑलराइट। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर ने किया था। यह व्यवस्था स्थानांतरणीय थी, आनुवंशिक नहीं थी। एक चीज़ बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के कितने भाग होते थे? इसके 2 भाग होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मनसबदारी प्रथा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता था। पहला था जात और दूसरा था सवार। जात का मतलब होता था व्यक्तिगत पद। व्यक्तिगत पद से मतलब उसका तात्पर्य था, जबकि सवार का मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या। ठीक है, इसमें सवार पद जात से कहीं ऊपर नहीं हो सकता था, कभी भी ऊपर नहीं हो सकता था, यानी कि सबसे ऊपर जो होता था वह जात ही होता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किस व्यवस्था का आधार थी? तो यह सैन्य व्यवस्था का आधार थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की सैन्य व्यवस्था का आधार थी। इसका उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन लागू करना था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में कितने मनसबों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है 64 एक सेकेंड। हाँ, इसमें उल्लेख किया गया है 66 मनसबों का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, जबकि व्यावहारिक रूप से 23 मनसब ही इसमें प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा मनसब किसको दिया जाता था या फिर दिया गया था? एक सेकेंड, ये दिया गया था आप लोगों का दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा मनसब शाहजहां द्वारा दारा शिकोह को 60,000 का मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी? तो यह संख्या थी औरंगजेब के काल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 अस्पा या फिर सिंह अस्पा व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 अस्पा या फिर सिंह अस्पा व्यवस्था को जहांगीर ने प्रारंभ किया था। 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि बात करें अगर हम अस्पा की, तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्पा या सिंह अस्पा व्यवस्था के अंतर्गत जहांगीर ने पहला पद किसे दिया था? ओके, तो यह जो पहला पद था ये दिया था महावत खां को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
दोअस्पा या फिर सिंहस्पा व्यवस्था के अंतर्गत जहांगीर ने यह पद सर्वप्रथम महावत खां को दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने दहशाला व्यवस्था के प्रणेता कौन थे? तो इस व्यवस्था के प्रणेता टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10 वर्षीय बंदोबस्त यानी जब्ती या आईने दहसाला व्यवस्था के प्रणेता टोडरमल थे। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। मुझे लगता है 90% की ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस नाम से, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने दहसाला प्रणाली में कितने वर्षों के उत्पादन के औसत के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था? ठीक है, तो ये किया जाता था 10 वर्षों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, आईने दहसाला प्रणाली में 10 वर्षों के उत्पादन के औसत के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में आईने दहसाला प्रणाली अधिकांश भूभाग पर प्रचलित थी? तो यह थी अकबर के काल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अकबर के काल में यह व्यवस्था अधिकांश भूभाग पर प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को नगद वेतन के बदले किसी भू क्षेत्र का लगान आवंटित किया जाता था? ठीक है, तो ये किस व्यवस्था के अंतर्गत पूछा गया है? सो करेक्ट आंसर इज जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को नगद वेतन के बदले किसी भू क्षेत्र का लगान राजस्व आवंटित, लगान या फिर उसे आप राजस्व कह सकते हो, यह आवंटित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कौन सभी प्रशासनिक अधिकारियों में शीर्ष पर था? ठीक है, तो जो शीर्ष पर था वह था वकील। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुगल काल में वकील बादशाह के बाद साम्राज्य का महत्वपूर्ण पद था। यह सभी प्रशासनिक अधिकारियों में शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल काल में आर्थिक व राजस्व के मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वह था आपका वजीर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वजीर मुगल काल में आर्थिक व राजस्व के मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। इसको दीवान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो वह प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। मुगल काल में कौन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? ठीक है, तो वह होता था मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था? बादशाह द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी और यह भू राजस्व अधिकारियों का भी पर्यवेक्षण करता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में कौन सरकार या फिर जिले का प्रमुख अधिकारी होता था? तो वह होता था फौजदार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। फौजदार सरकार या जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। वह सरकार यानी कि जिले में सूबेदार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है, कौन मुगल काल में लोक आचरण का अधिकारी था? तो वह था आप लोगों का मुहत्सिब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुहत्सिब मुगल काल में लोक आचरण का अधिकारी था। इसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। ठीक है, इसका कार्य क्या होता था वो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल काल में ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था? ठीक है, तो मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वह था मुकद्दम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुकद्दम या फिर ग्राम प्रधान ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दरोगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में कौन शाही तोपखाने का प्रधान होता था? तो वह होता था मीर आतिश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, मीर आतिश मुगल काल में शाही तोपखाने का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में माल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था भू राजस्व से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुगल काल में माल का संबंध भू राजस्व से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में
विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को क्या कहते थे? ठीक है, तो उस टाइम पर उसको कहा जाता था मदद ए माश। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, मुगल काल में मदद ए माश अथवा सयुरगल विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसका अर्थ लगान निर्धारण के तरीके से था? तो यह था बटाई का जो अर्थ था वह लगान निर्धारण के तरीके से था। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुगल काल में बटाई का अर्थ लगान निर्धारण के तरीके से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उसका स्रोत था भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम पर तांबे के सिक्कों को दाम कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मुगल काल में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ओके, तो इसका प्रारंभ किया था हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे जिनके नाम है अब्दुस्समद और नेक्स्ट है मीर सैयद अली। प्लीज़ याद रखना, दोनों जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका चित्रण मुगल चित्रकला में किया जाता था? ठीक है, तो वह किया जाता था, देखिए, युद्ध दृश्य के चित्र भी होते थे और पशु पक्षी के भी होते थे, इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य भी होते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य व दरबारी चित्र जैसे विषयों का चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट है, किस त्योहार का मुगल काल में विशेष महत्व था? तो वह त्योहार नवरोज़ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवरोज़ का त्यौहार ईरान यानी कि फारस से लिया गया था। मुगल काल में भी इसका विशेष महत्व था। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ठीक है, तो ये कहा जाता था सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑलराइट, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में तोड़ी से क्या अभिप्राय था? इसका तात्पर्य क्या था? तो इसका मतलब था प्रातः काल राज दरबार में गाया जाने वाला राग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुगल काल में तोड़ी को प्रातः काल में राज दरबार में गाया जाता था। इस राग को भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी? ठीक है, तो वह थी नस्तालीफ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नस्तालीफ एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। इसका आंसर जो है टाइप नहीं हो पाया यहाँ पे ऑप्शन वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सो आपके 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साइट का, वहाँ पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अपने तरीके से हर एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई करना व्हाट्सएप से काम चल जाए। ओके, और बाकी तो और कुछ नहीं है खास ऐसा बताने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।